हेलो एंड वेलकम टू केम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, अगर आप एटम्स चैप्टर की बात करें, एटम की बात करें बेसिकली, तो एटम आप दो जगह पढ़ते हो। एक तो 11th की केमिस्ट्री में और एक 12th की फिजिक्स में, ठीक है। और ये दोनों का जो लगभग कंटेंट है वो 80% सेम है कि नहीं। कुछ बातें इधर डिफर करेंगी और कुछ बातें इधर डिफर करेंगी, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप ये चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए, है कि नहीं। सो ये बच्चे नीट के, जेई और सीयूटी के बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। ओके, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको नोट्स वगैरह वहाँ आपको मिले और क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम की डिस्कवरी के बारे में। हम बात करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है, क्या सब बातें हैं। फिर किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर आए, जे जे थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर मॉडल। फिर हम पढ़ेंगे कुछ और बातें, डी ब्रोकली वेवलेंथ के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब के बारे में बात करेंगे। बोहर मॉडल में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होती है हर शेल में, और बहुत सारी चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले डेल्टन्स, जॉन डेल्टन, उनकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में दिया है दैट एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, है कि नहीं। जितने भी ब्रह्मांड में जो भी मैटर है, कोई भी चीज़, हम लोग हैं चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी एक बेसिक यूनिट है जो कि एटम। एटम एटम मिले और एक बड़ा सा मैटर बन गया, ये डेल्टन ने कहा। डेल्टन का पहली बात क्या है, डेल्टन ने क्या कही कि मैटर जो है, जो भी मैटर है, इट कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। पॉइंट टू बी नोटेड, इनडिविजिबल। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे दुनिया में मैटर है वो एटम से बना है, और एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते। मतलब डिवाइड नहीं होते, मतलब क्या, कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, ये इन्होंने कहा। और यह यहाँ फेल हुए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, ऑल एटम्स of a given element have identical properties including identical mass. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम और हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं। तो इस एलिमेंट में छोटे छोटे सोडियम एटम हो गए, है कि नहीं। सोडियम एटम हो गया, ऐसे सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम, ऐसे हो गए कि नहीं। उसी तरह कार्बन में भी कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम हो गए। अगर मैं सोडियम, ये जो सोडियम है, इनके एटम्स को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है। और अगर मास की बात करें, सो इसका मास 23 है, इसका भी मास 23 है, इस सोडियम एटम का, ठीक है। अगर हम इन दोनों कार्बन को कंपेयर करें, तो इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है, इसका मास नंबर 12 है, इसका भी मास नंबर 12 है, ठीक है। तो अगर हमने सेम एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर किया, अगर हमने सोडियम एटम्स को कंपेयर किया, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। उसी तरह कार्बन एलिमेंट है, उसके जो एटम्स है, इन दोनों एटम को जब हमने कंपेयर किया तो इन दोनों एटम के प्रॉपर्टीज भी सेम है। लेकिन अगर हमने डिफरेंट एलिमेंट, देखो कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, अगर हमने उनके एटम्स को कंपेयर किया, मतलब अगर हमने सोडियम को
कार्बन से कंपेयर करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका मास नंबर क्या है? सोडियम का 23। कार्बन का मास नंबर क्या है? 12, है कि नहीं? तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को जब हमने कंपेयर किया तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट आने लग गई। देखो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। बस वही स्टेटमेंट देखे रखा है सेकंड पॉइंट में, ये हम समझ गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। देखो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं, ये बात कही है। जैसे मान लो अगर आपको पता है वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O, है कि नहीं? वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O। H2O में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एटम है। अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर ले, है कि नहीं, अगर हम 1 मॉलिक्यूल वाटर ले तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पर किस रेशो में है? अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 ऑक्सीजन एटम है। देखो ये 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 ऑक्सीजन है। बस इसी फिक्स रेशो में ये कंबाइन हुए ये 2 एटम्स और इन्होंने बना दिया एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना समझ आ गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। दैट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यही बात कही है। केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम है ना वो बनते हैं ना वो ख़त्म होते हैं, बस यही बात कह के रखिए। चलिए मैंने क्या कहा था इनडिविजिबल एटम्स के बारे में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हुई, हम पढ़ेंगे अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई एक एक्सपेरिमेंट से विच वॉज कंडक्टेड बाय जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्यूब ली, उन्होंने ये देखो एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को कनेक्ट किया एक वैक्यूम पंप से, उस ट्यूब को कनेक्ट किया एक वैक्यूम पंप से और इस ट्यूब के आगे बैटरी लगा दी। ठीक है, इस तरह की हाई वोल्टेज जनरेटर एक लगा दिया। यहाँ पर एक कैथोड है कि नहीं? कैथोड है और यहाँ पर एक एनोड है। कैथोड एनोड 2 रॉड्स होती है। ठीक है, हमें पता है कैथोड को उन्होंने कहाँ से लगा दिया? लोअर पोटेंशियल से, और एनोड को लगा दिया उन्होंने हायर पोटेंशियल पे। कैथोड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इतना तो सबको पता है कि नहीं? तो हुआ क्या, इन्होंने इस ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से लगा के रखा था। वैक्यूम पंप से क्यों लगा दिया? वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर कोई भी गैस नहीं होती और जहाँ का प्रेशर लो करता है। तो वैक्यूम पंप का काम क्या है यहाँ पर? टू लो द प्रेशर इनसाइड ट्यूब के इनसाइड। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? कहना ये चाह रहा हूँ, देखो एक ट्यूब है, ट्यूब के बाहर ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? अंदर के प्रेशर को कम रख रहा है। अंदर क्या प्रेशर था? अंदर प्रेशर था देखो अंदर क्या प्रेशर था? अंदर प्रेशर था 0.001 mm, इतना प्रेशर था इनसाइड द ट्यूब। ओके, इतना था। अब हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, जब इसे ऑन किया गया तो ये देखा गया कि ये जो कैथोड रे है और ये जो एनोड रे है, ठीक है,
सो इस एनोड रे पे इस एनोड पे उन्होंने क्या किया, इस एनोड पे उन्होंने छेद कर दिए, इस तरह के छेद कर दिए। इसीलिए हम इस एनोड को क्या कहते हैं, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें छेद हो। ओके, इतना समझ आया। अब हुआ क्या, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ रेस है कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही है, कुछ रेज है जो कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही है। और ये जो रेज है इस गड्ढे को, जो ये जो छेद थे, जो परफोरेटेड एनोड है उसको क्रॉस करके इस यहाँ पर जो है एक ग्लो कर रहा था, यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा था, ग्रीन कलर का एक फ्लोरेसेंस शो कर रहा था। मतलब क्या, इस कैथोड रे में ये पावर थी कि वो यहाँ पर जो है कलर शो कर सके। तो उन्होंने ये देखा कि इस कैथोड रेज में ऐसा क्या है जो ये एनोड रे की तरफ गया। हमें पता है कि एनोड में जो होता है, एनोड का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव, है कि नहीं। अब कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही है। हमें इतना पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जितने भी अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जितने भी लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। सो बेसिकली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है कि नहीं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इतना पता है। तो ये जो रेज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ये जो रेज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मतलब इस कैथोड रेज का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात क्या पता चली कि जो रेज है इन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। और ये जो कैथोड रेज है यहाँ पर टकराकर ग्लो कर रही थी। अब यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने एक स्क्रीनिंग कर दी थी, मतलब यहाँ पर हमने एक कवरिंग कर दी थी। किस चीज़ की कवरिंग की थी हमने, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन बना दी थी, एक जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी थी, जिसके कारणवश क्या हो रहा था, कैथोड रेज इस स्क्रीन से टकरा रहे थे और एक ग्रीन येलोइश कलर का एक ग्लो दे रहे थे। इतना समझ आया, ठीक है। फ्लोरेसेंट मतलब ऐसा एक चमकदार सा मटेरियल, है कि नहीं। सो कैथोड रेज जो है इस तरह से काम कर रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज आखिरकार निकल रही कहाँ से, है कि नहीं। इतना पता चल गया कि इस कैथोड रेज का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इतना पता चला, ठीक है। सो ये सब बातें पता चली और क्या कंक्लूजन निकाला गया, दैट कैथोड रेज आर नेगेटिव, कैथोड रेज आर नेगेटिव, इतना पता चल गया। दूसरी चीज़ क्या पता चली, दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन से कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करती है। तीसरी चीज़, दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, जब वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा रही थी तो वो एक फ्लोरेसेंस शो कर रही थी। चौथा क्या, कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट, इसके कारण क्या हो रहा था, हीटिंग इफेक्ट आ रहा था, है कि नहीं। पांचवी बात, दैट कैथोड रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, है कि नहीं, वो जो प्लेट थी वहाँ पर टकरा के उस प्लेट को भी इफेक्ट कर रही थी। कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रे डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। सेवेंथ पॉइंट क्या पता चला, दैट कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है।
कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस ले लें, कैथोड रेज वही होगी, सिमिलर होगी। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गैस लिए तो अलग तरह की कैथोड रेज आ रही है, नाइट्रोजन गैस लिए तो अलग तरह की कैथोड रेज निकल रही है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये बात हमें पता चली। कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज बाय मास रेशो। कैथोड रेज के पास एक कांस्टेंट चार्ज बाय मास रेशो था। देखो बेसिकली हुआ क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट पहली बात तो कंडक्ट किसने किया था वो हम लिख लेते हैं। कंडक्टेड बाय जे थॉमसन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। उन्होंने चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया था। किसका? कैथोड रेज का चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया था। और वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इतना जो है चार्ज बाय मास रेशो जे थॉमसन ने निकाला था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मिलीकंत ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, है कि नहीं? अभी तक हमें चार्ज बाय मास रेशो पता था, पर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, है कि नहीं? ये नहीं पता था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बाय मास रेशो अभी तक हमें पता था। और ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन कैसे, वो हमें कैसे पता चला, वो मैं आपको बताता हूँ। चार्ज बाय मास रेशो कितना था? 1.75 इंटू 10⁻11। देखो, और 9th पॉइंट क्या? दैट कैथोड रेस जो है वो एक्स रे प्रोड्यूस कर रही थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी रेस प्रोड्यूस कर रही थी कैथोड रेस? एक्स रेस। ये बात याद रखना। कैथोड रेस ट्रैवल विद स्पीड नियरली टू लाइट। लगभग लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करता था हमारे पास हमारा कैथोड। ठीक है, इतना समझ आ गया। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज पार्टिकल्स के बने हुए हैं? ये रेज एक्चुअली पार्टिकल है, इस रेज का कुछ मास है, ये कैसे पता चला? हुआ क्या, ये जो ट्यूब थी ना, यहाँ से कैथोड रेज निकल रहे थे, सब जो निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पर एक पैडल लगा दिया, मतलब लाइक एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया। जब ये कैथोड रेज इस पंखे से टकरा रहे थे तो वो पंखा घूम रहा था, है कि नहीं? जब इससे ये टकरा रहे थे तो ये घूम रहा था, और यहाँ पर मेटल की एक शेडो भी आ रही थी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज है, ये पार्टिकल्स के बने। ये कैसे पता चला? ये कैथोड रेज उससे टकरा रहे थे। किससे? उस पैडल से टकरा रहे थे, जिसके कारण जो है वो पैडल घूम रहा था। अब कोई चीज़ कैसे अपने आप घूमेंगी? वो तब तक नहीं घूमेंगी जब तक आप उसको एक एनर्जी नहीं देते थे। कैथोड रेस कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे होंगे, या उस कैथोड रेस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसके कारण वो उस पैडल को घुमा पा रहे थे। गौर से सुनना, कैथोड रेस के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसके कारण वो उसको घुमा पा रहे हैं। और एनर्जी जो है वो पार्टिकल के पास होती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी दे रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। मतलब ज़रूर ये जो रेज है ये एक पार्टिकल है जिसको आगे जाके इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते थे। सो कैथोड रे, एक और पॉइंट लिख लो, कैथोड रे प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये है कि कैथोड रेस जो है वो एक गैस को आयोनाइज भी कर सकते हैं। मतलब क्या? अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है, मतलब कुछ ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैथोड रे उनसे टकराएंगे, और उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन से टकरा के उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते थे,
जिसके कारण जो है वो गैस आयोनाइज हो जाती थी, पॉजिटिव चार्ज हो जाती थी। ठीक है, तो ये गैस को भी आयोनाइज करते थे। इतना समझ आया? जैसे मान लो ये एक X2 गैस है, कैथोड रे इससे टकराई और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो ये क्या हुआ, ये जो गैस है ये आयोनाइज हो गई। देखो ये गैस आयोनाइज हो गई। सो इस तरह से पता किया गया कि ई बायम। उसके बाद मिलिकन एक्सपेरिमेंट आया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट आया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर आया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या देखा गया कि हमें पता था कि चार्ज बाय मास रेशो क्या होता है, वो होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये कैथोड रेस क्या थी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन थी, ये पता चल गया था। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है वो हमें इससे पता चला। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बात याद रखना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो है, हमारे पास चार्ज है तो हम मास निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मास भी पता चल गया। फिर तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना पता चला। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये सब पता चला। अब हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करना था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करना था। तो 2-4 पॉइंट याद रखना है। कैथोड रेस ही इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेस गैस पर डिपेंड नहीं करती कि किस तरह की आप गैस लेते हो, और कैथोड रेस मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इतना सब पता चल गया। अब हम आ जाते हैं एनोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें पता चला कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हमें यहाँ से पता चली। सो एनोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये किसने किया था, गोल्ड स्टीन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये किया था। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, सेम, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, वो परफोरेटेड कैथोड लिया। जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में एनोड परफोरेटेड था, यहाँ पर कैथोड परफोरेटेड है। ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि वहाँ पर प्रेशर था 10⁻³ या 0.001 mm वहाँ का प्रेशर था। यहाँ पर जो प्रेशर था वो था 0.1 mm प्रेशर था। इतना समझ आया? वही सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, बट यहाँ पर हमें कैथोड रेस देखने को नहीं मिली, यहाँ पर हमें एनोड रेस देखने को मिली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिया और सेम जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन ली। यहाँ पर जो हमने स्क्रीन ली वो किसकी ली, जिंक सल्फाइड, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल से बना हुआ है। ये पता किया गया। सो एनोड रेस के बारे में हमें क्या लिखना है कि एनोड रेस में हमने परफोरेटेड कैथोड लिया और यहाँ पर जो है हमें एनोड रेस देखने को मिली, ये जो रेस है। अब ये एनोड रेस क्या है भैया, कैथोड रेस कैथोड से निकल रही थी, पर एनोड रेस एनोड से नहीं निकल रही है। एनोड रेस एनोड से नहीं निकल रही, कैथोड से कैथोड से कैथोड रेस निकल रही है, लेकिन एनोड रेस एनोड से नहीं निकल रही है, वो गैस मॉलिक्यूल से निकल रही है। जो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स थे ना, जो आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल थे, ये बेसिकली एनोड रेस थी। जो आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल है वो है एनोड रेस। मतलब क्या, मतलब ये कि एनोड रेस में क्या हो रहा था, बेसिकली एनोड रेस में
अगर हम ट्यूब की बात करें, इस ट्यूब में कैथोड रेज कैसे जा रही थी, कैथोड रेज एनोड रेज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी, मतलब इस एनोड रेज पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम बना लेते पॉजिटिव चार्ज की रेज होंगी ये, और ये किस तरफ जा रही है, ये जा रही है हमारे कैथोड की तरफ, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो प्रेशर हमने बढ़ा दिया था, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में हमने प्रेशर लिया था 0.001, पर हमने यहाँ प्रेशर बढ़ा के 0.1 कर दिया। बेसिकली हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस हमने अंदर डाली, मतलब वहाँ पर वैक्यूम, नियरली वैक्यूम वाला जो है हमने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया था ट्यूब में। यहाँ पर हमने वैक्यूम जैसा एटमॉस्फेयर नहीं दिया, हमने प्रेशर बढ़ा के यहाँ पर गैसेस का अमाउंट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये एनोड रेस का चार्ज पॉजिटिव था। तो हम कंक्लूजन निकालते कि हमने ये एक्सपेरिमेंट से आखिरकार सीखा क्या, सीखा ये कि ये जो एनोड रेस है दे आर, फर्स्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स के, और इनमें कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इस पे ज़रूर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा, दूसरा पॉइंट ये देखा कि इनका जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है ये है गैशियस आयन, गैशियस आयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस कैथोड से निकल रही थी, लेकिन एनोड रेस एनोड से नहीं निकलेंगी। ये एनोड रेस जो है बेसिकली गैस है, ये आयोनाइज गैस है, ठीक है। एनोड रेस आर आयोनाइज गैस। हुआ क्या, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ना, उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उस पर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये जो एनोड रेस है ये जो है बेसिकली गैशियस आयन है। कैथोड रेस कैथोड से निकल रही थी और वो जो रेस थी वो इलेक्ट्रॉन थी। यहाँ पर एनोड रेस गैशियस आयन है जो कि गैस से निकल रही है, ठीक है, बेसिकली गैस ही है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो E/m रेशो है, जो चार्ज बाय मास रेशो है, इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन है तो एनोड रेस प्रोटॉन होगी, एनोड रेस गैशियस आयन है। अगर हमने गैशियस आयन हाइड्रोजन लिया, अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अगर हम आयोनाइज हाइड्रोजन गैस लें तो आयोनाइज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, H पॉजिटिव, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है कि नहीं। सो हाइड्रोजन गैस अगर हमने ली तब हम उस एनोड रेस को प्रोटॉन कहेंगे। क्यों, क्योंकि आयोनाइज हाइड्रोजन गैस के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसको हम एनोड रेस कहेंगे। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस ली और जो एनोड रेस हमें मिले वो बेसिकली प्रोटॉन थे, तो ये किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो है पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा क्या पता चला, दैट जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें, सो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हम इसकी मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि इस पे जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन की अगर हम मास की बात करें, इट इज़ सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है वही न्यूट्रॉन का मास होता है, लगभग लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरर कौन थे इनके डिस्कवरर थे चार्डविक। चार्डविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। सो इससे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, हम मेन क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ से। अब जो हमारा मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक मैंने आपको सब बता दिया किस तरह से क्या होता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, आइसोबार की और बाकी सब बातें। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर होता क्या है, मास नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, मतलब एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है कि एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है। अगर हमसे कोई पूछे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, तो इसका मतलब क्या है कि एक बोरॉन एटम में 5 प्रोटॉन है। अगर हमसे कोई पूछे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, तो एक लिथियम एटम में कितने प्रोटॉन है? इसका मतलब है कि 3 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, हमसे अगर कोई पूछे कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो हम बेसिकली एटम का मास उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मिलाकर कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कार्बन का एटॉम मास नंबर क्या है, मैं कहूँगा 12, है कि नहीं? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो 6 क्या है? प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। सो कार्बन में 6 तो प्रोटॉन हो गए जो मास में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बाकी बचे 6 जो है वो न्यूट्रॉन है कि नहीं? बाकी बचे 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। सो हम आ जाते हैं आइसोटोप पे। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट करता है। मास नंबर डिफरेंट है मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर किसी एटम, दो एटम्स के प्रोटॉन का नंबर सेम है बट मास नंबर सेम नहीं, इसका मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, हाइड्रोजन, है कि नहीं? हाइड्रोजन, इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप्स मतलब ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं प्रोटियम, देखो आपको दिख रहा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में भी एक प्रोटॉन है और ट्रिटियम में भी एक प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनका मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन सब का प्रोटॉन तो सेम है पर न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से क्या हो गया? न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से ये हो गया कि इनका एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो गया। तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है,
0 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, इन ड्यूटेरियम देयर इज 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम की बात करें तो 2 न्यूट्रॉन। सो अगर हमसे कोई पूछे कि इनके मास नंबर क्या है, सो प्रोटियम का मास नंबर है 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर है 2, ट्रिटियम का मास नंबर है 3। इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आइसोबार्स में। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, ए मतलब मास, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए इज सेम, या हम कहे मास नंबर को हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं न्यूक्लियन। मास नंबर को हम न्यूक्लियन कह सकते हैं या ए कह सकते हैं। सो न्यूक्लियन सेम है, ए सेम है, पर जेड जो है वो डिफरेंट है, मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए मतलब एलिमेंट्स ही चेंज हो गए। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे, है कि नहीं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया है, तो मतलब एटम्स ही अलग हो गए। जैसे यहाँ पर क्या, एर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और आर्गन है। इनके एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट है। कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे पोटेशियम को देखो, तो इसके यहाँ पर लिखते हैं हम एटम का नंबर, और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखते हैं क्या, मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है, पोटेशियम। उसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20, उसका मास नंबर क्या है, 40। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इस तरह से एलिमेंट का नाम लिख दो, उसके एटॉमिक नंबर को ऐसा लेफ्ट में नीचे लिखो और मास नंबर को ऊपर लिख दो। सो उसी तरह आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास नंबर या न्यूक्लियन जो है वो सेम होता है। अगर हम एर्गन की बात करें तो एर्गन का मास नंबर 40 है, पोटेशियम का मास नंबर भी 40 और कैल्शियम का मास नंबर भी 40 है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर अलग है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोबार हो गए। तीनों क्या होगा, एक दूसरे के आइसोबार हो गए। अब हम आ जाते हैं आइसोटोन। आइसोटोन मतलब ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट है कि नहीं, मास नंबर डिफरेंट है, ए डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। मास भी सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन का अमाउंट है वो सेम है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोन है। क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन है। आइसोटोन मतलब एटॉमिक नंबर भी अलग है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इनके जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट है। कार्बन का 14 है मास नंबर, नाइट्रोजन का 15 है मास नंबर, ऑक्सीजन का 16 है मास नंबर। मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। सो ये मास नंबर है। मास नंबर में से आप प्रोटॉन हटा दो। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप प्रोटॉन हटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सो 16 में से 8 हटाओगे तो कितना बचेगा, 8। तो प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के मास नंबर में से प्रोटॉन हटा दो तो कितने न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। इसका भी 8 न्यूट्रॉन है, इसके भी 8 न्यूट्रॉन है। अच्छा, कार्बन के मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर हटाओ तो कितने न्यूट्रॉन है, 8। तो ये तीनों के न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, तो ये तीनों क्या हुए, एक दूसरे के आइसोटोन्स हुए। अब हम आ जाते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, आइसोस्फीयर देखेंगे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? आइसोडाइफर मतलब ऐसे एटम्स जिनका Z डिफरेंट है। Z मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो भी डिफरेंट है।
क्या बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, अब तीनों डिफरेंट हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है। आइसोडाइफर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होता है, ठीक है। सो अगर हम यूरेनियम की बात करें और थोरियम की बात करें तो इनका मास नंबर देखो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होने वाला है। प्रोटॉन का नंबर 92, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो ये मास है, ये एटॉमिक नंबर है, मास माइनस एटॉमिक नंबर 146 1। न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, प्रोटॉन भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है। इसके न्यूट्रॉन को इसके खुद के प्रोटॉन से माइनस करो तो 54 आता, इसको इससे माइनस करो फिर भी 54 आता, मतलब n माइनस पी सेम है। मतलब यूरेनियम और थोरियम एक दूसरे के क्या हुए, आइसोडाइफर्स हुए। आइसोडाइफर्स में क्या होता है, n माइनस पी सेम होता है। अब हम आ जाते हैं आइसोस्फीयर में। आइसोस्फीयर इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, सेम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम एंड सेम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और अपने एटम्स भी सेम होंगे आइसोस्फीयर में। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, CO2 है और N2O है। यहाँ पर कितने एटम है, 3 है। देखो एक कार्बन और एक 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ पर 3 एटम है। और इस केस में भी क्या है हमारे पास, इस केस में भी 3 एटम है। तो एटम का नंबर भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना चाहिए। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में होते 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 22। उसी तरह N2O की बात करें तो N2O में N2 क्या है, N2 में मतलब N2 क्या, नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, 14 प्लस 8 22। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आइसोस्फीयर में एटम का नंबर भी सेम है, मतलब कितने एटम्स है अमाउंट में, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है। उसी तरह हम आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, बट आइसोस्फीयर में क्या था, एटम्स का नंबर सेम होना ज़रूरी था। यहाँ पर एटम्स का नंबर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एटम्स का नंबर भी सेम ही हो गया। देखो ये 6 6 कितने हो गए 12, और ये कितने हो गए 3 3 6, ये 12। तो ये एक तरह से आइसोस्फीयर भी हो गए। अगर हम देखें तो ये दोनों एक बाय डिफ़ॉल्ट आइसोस्फीयर भी हो गए, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल में भी ये आता है, ठीक है। एनीवेज अगर हम बात करें, इसकी बात करें बोराजोल या बोरेजिन। बोरेजिन या बोराजोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बोरॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बोरॉन के साथ, फिर बोरॉन नाइट्रोजन, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बोरेजोल को या बोरेजिन को जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, C6H6, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो बोराजोल होता है या बोरेजिन होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन होता है। अगर हम B3N3H6 की बात करें, इसमें बोरॉन का अमाउंट कितने, 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बोरॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 इलेक्ट्रॉन। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 42 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बेंजीन में अगर हम देखें, सो बेंजीन में भी क्या होता है, 42 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सो बेंजीन में और इनऑर्गेनिक बेंजीन में दोनों में भी 42 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो ये क्या होगा, एक तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्फीयर भी हुए, ये है कि नहीं, ये आइसोस्फीयर भी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसोस्टेयर मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली मेन पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एटम के जो मॉडल्स है वो आए गए। मतलब कि किस तरह से एटम अंदरूनी रूप से, मतलब एटम किस तरह का दिखता है, किस तरह का एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो कई सारे मॉडल पुट फॉरवर्ड किए गए साइंटिस्ट द्वारा कि किस तरह का एटम होता है। सो सबसे पहले इस रेस में हमारे पास थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो हमारे जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था थॉमसन मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है या एक पुडिंग की तरह है। उन्होंने ये कहा कि एटम एक वाटरमेलन की तरह या पल्प पुडिंग की तरह होता है। इसका मतलब अगर हम वाटरमेलन तो हम खाते ही हैं, जो वाटरमेलन में ये जो रेड रेड है ना, ये जो रेड रेड होता है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स है ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। इसी तरह का एटम भी होता है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो भरा पड़ा होता है, और इसमें छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा थॉमसन ने कहा था। इसलिए हम इसे वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने एटम की कंपैरिजन वाटरमेलन के साथ की थी। तो ये हमें क्या कहता है? दैट प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर एटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? दे आर सीड ऑफ वाटरमेलन। और जितना भी रेस्ट पार्ट है रेड कलर का वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब रेड वाला क्या है? पॉजिटिव। उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक सीड क्या है? वो है नेगेटिव। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इट एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। बस इतना कहा गया और ये मॉडल फेल कर गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद साइंटिस्ट आए रुदरफोर्ड। ये एक खराब सा मॉडल था, इसका कुछ नहीं है, एकदम खराब मॉडल था ये। रुदरफोर्ड ने एक प्रॉपर मॉडल दिया था, रुदरफोर्ड मॉडल। और ये एक मोस्ट क्या कहेंगे हम, एक मोस्ट एक्यूरेट मॉडल था, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। मतलब एक क्या कहेंगे हम इसे, एक लॉजिकल मॉडल था। वो इलॉजिकल सा मॉडल था, ये एक लॉजिकल मॉडल है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लिड स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? लिड स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल, एक लिड बॉक्स लिया, उसमें डाल दिया हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयोनाइज्ड हीलियम जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल आ कहाँ से रहे थे? ये जो अल्फा पार्टिकल है ये आ कहाँ से रहे थे? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है। रेडियम या पोलोनियम नाम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहे थे। रेडियो एक्टिव का काम क्या होता है? एमिट करना। तो अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहे थे ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम या पोलोनियम, ये क्या थे? ये दोनों थे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम। अब इन्होंने हीलियम ले लिया। अब ये क्या कर रहे थे? एक लिड की उन्होंने ऐसी एक स्लिट ले ली और उसके बीच में से इस अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे थे, और ये अल्फा पार्टिकल जाके टकरा रहे थे एक गोल्ड की शीट पे। तो ये क्या थी? गोल्ड शीट, एकदम पतली सी गोल्ड की एक शीट उन्होंने ली। अब उस गोल्ड की शीट में क्या हो गए? गोल्ड के एटम्स है कि नहीं? गोल्ड के एटम्स, और ये जाके टकरा रहे थे गोल्ड के एटम से, और यहाँ पर एक स्क्रीन पे जाके टकरा के ये फ्लोरेसेंस शो कर रहे थे। ठीक है।
सो ये अल्फा पार्टिकल निकले, इन्होंने ये लोग गोल्ड से टकराए और यहाँ पर जाके ये ग्लो करने लगे, इतना पता चला। इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये हमारे पास एक गोल्ड का एटम है कि नहीं, गोल्ड भी एटम से बना होगा, तो ये गोल्ड का एटम है। तो इससे क्या पता चला कंक्लूजन, कि जितने भी 99% अल्फा पार्टिकल थे, दे फॉलोज दैट मीन्स दैट मेजर पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। मतलब कि जितने भी 99% हीलियम एटम थे वो इस तरह से जा रहे थे। ओ गॉड, हाँ, जितने भी हीलियम एटम थे 99% हीलियम एटम ऐसा स्ट्रेट चले जा रहे थे, इस तरह का पाथ शो कर रहे थे एकदम स्ट्रेट 99%। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो खोखला है, हॉलो है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या पता चला, ये जो हीलियम पार्टिकल्स थे इनमें से कुछ जो है वो इस तरह का पाथ शो कर रहे थे, मतलब ऐसा सीधा सीधा गए और डेविएट कर गए, सीधा सीधा गए डेविएट कर गए। तो इससे क्या पता चला, दैट फ्यू फॉलो दिस पाथ, इट मीन्स दैट होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। देखो, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जब ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा था और जाते साथ ये थोड़ा डेविएट हो गया, दूर हट गया, रिपेल हो गया। रिपेल क्यों हुआ, ज़रूर यहाँ सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो इससे डेविएट कर रहा है, दूर कर रहा है। क्यों, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इससे क्या पता चला, फ्यू फॉलो दिस पाथ, है कि नहीं। दिस पाथ मतलब मैंने कलर से डिनोट किया है, पिंक वाले 1 को, इसको 2, इसको 3। So few follow this path, it means that the whole positive charge is concentrated in a very small space called nucleus। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी स्पेस में कंसंट्रेटेड है, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू जो है मतलब कुछ जो है ऐसा पाथ फॉलो कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द ऐसा पाथ फॉलो कर रहे थे, कुछ में भी कुछ जो है वो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहे थे। मतलब सीधा गए और टकरा के वापस आए, मतलब सीधा गए टकरा के वापस आए, सीधा गए टकरा के वापस आए। ये बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स इस तरह का पाथ शो कर रहे थे। वेरी फ्यू फॉलो दिस पाथ, दैट मीन्स दैट अगर हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंके गोल्ड पे, तो 20,000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल है जो इस तरह का पाथ शो कर रहा था। मतलब 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल इस तरह का पाथ शो कर रहा था। इससे हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो एक रिजिड बॉडी है। न्यूक्लियस एक रिजिड बॉडी है, तभी तो वो आया, टकराया और सीधा गया। मतलब न्यूक्लियस एक रिजिड बॉडी है। न्यूक्लियस एक छोटा सा कंसंट्रेटेड एरिया है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेटेड है। और पहले पॉइंट से क्या पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो है। ये हमें पता चला रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। फिर कुछ बातें की गई, जैसे कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अगर मीटर के टर्म्स में देखें तो 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को हम कहते हैं 1 फर्मी मीटर। ये बात याद रख लो। 10⁻⁻15 क्या होता है, फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 क्या हो गया, फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर। एक न्यूक्लियस का साइज कितना हुआ, एक फर्मी मीटर। अच्छा, एटम का साइज क्या होता है, एटम थोड़ा बड़ा होगा। एटम का साइज अगर हम सेंटीमीटर में देखें वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर्स में देखें तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम एंगस्ट्रॉम में कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या कि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, अगर हम एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर करें, सो एटम कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर।
न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। सो अगर हम एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर करें, सो एटम और न्यूक्लियस का रेशो आता है 10⁵। इसका मतलब क्या है, जो एटम का साइज है इट इज 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। 10⁵ मतलब 1 लाख। एक एटम का साइज अगर हम न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो एक एटम न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है। एक एटम एक न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। उसी तरह अगर एटम का साइज 1 लाख गुना बड़ा है न्यूक्लियस से, तो एटम का डायमीटर भी न्यूक्लियस के डायमीटर से 1 लाख गुना बड़ा होगा। एटम का रेडियस भी एटम का रेडियस भी न्यूक्लियस के रेडियस से 1 लाख गुना बड़ा होगा। बस वही बात है, डी मतलब डायमीटर, आर तो रेडियस। अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करें, वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करें, सो वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वॉल्यूम से एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स बड़ा होता है। अगर हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, सो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो फिक्स होती है, इट इज़ कांस्टेंट। ये एटम पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन एटम। क्या वैल्यू होती है, 10⁷ kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास kg में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, है कि नहीं। अब रुदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों गया? क्यों रुदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल को आना पड़ा? रुदरफोर्ड के बाद बोहर को क्यों आना पड़ा? देखो, रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होता है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फील्ड, है कि नहीं। ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस अट्रैक्शन से ये लोग आपस में घूम रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसा रुदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। भाई, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एक टाइम ऐसा आएगा ये घूमेगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है कि नहीं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिवॉल्व हो के थक हार के यहाँ पर टकरा जाना चाहिए, इनकी एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली इनकी एनर्जी कम होनी चाहिए, देन इट्स एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल अपॉन द न्यूक्लियस बाय द फॉलोइंग स्पाइरल पाथ, है कि नहीं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा कंटिन्यूसली तो इसकी एनर्जी कम होगी और स्पाइरली ये जाके गिर जाएगा, ऐसा स्पाइरली, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टकराएगा, और इसके कारण क्या होगा, एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा रहा है तो एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमें कैसा पता चला कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती है? मैक्सवेल जो थे, एक मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, अगर एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फील्ड, सो इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, है कि नहीं। और एटम जो है वो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, कौन, रदरफोर्ड। दूसरा पॉइंट ये है,
if energy of electron will be decreasing continuously, so atom unstable होना चाहिए, but in reality we get discontinuous line spectrum. मतलब क्या, अगर एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, एमिट करके, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और एनर्जी को एमिट कर रहा है कॉन्टीन्यूसली. अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस आना चाहिए, बट इन रियलिटी डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है. वी गेट डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली स्पेक्ट्रम ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम एटम्स की स्टडी करते हैं तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं, वो एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो एनर्जी एमिट करते हैं. तो वो एनर्जी कितनी एमिट कर रहे हैं वो हम एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं, है कि नहीं. वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहे हैं वो हम एक शीट में देखते हैं, हम एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं, ठीक है. तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहे हैं वो जो हम स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं उस चीज़ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. मतलब लाइक स्टडिंग ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, उस चीज़ को हम स्पेक्ट्रम के आधार पर देखते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा होगा. कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करने से क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए, पर हमें डिसकंटिन्यूस मिलता है प्रैक्टिकली. अभी हमें डिसकंटिन्यूस मिलता है, सो वो इस चीज़ पर फेल होगा कि डिसकंटिन्यूस क्यों मिल रहा है. अगर एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही थी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस मिल रहा है. ये उनके डीमेरिट्स थे, किसके, रदरफोर्ड के. ओके, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए प्लैंक्स क्वांटम थियरी आई. प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या कहती है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या कहती है वो हम देखेंगे, ठीक है. सो हमने यहाँ देखा कि हमें डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें दिया प्लैंक्स क्वांटम थियरी ने. बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, मतलब रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस. मतलब कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एमिट कर रही है या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कॉन्टीन्यूसली नहीं करेंगी. ऐसा किसने कहा, प्लैंक्स क्वांटम थियरी ने. इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कंटिन्यूसली नहीं होगा, वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होगा, है कि नहीं. एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आप एमिट कर सकते हो या एब्जॉर्ब कर सकते हो. उन पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा, क्वांटम. क्वांटम क्या है, क्वांटम छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स है कि नहीं. एनर्जी ऐसा कंटिन्यूसली नहीं आती है, ऐसा पैकेट के फॉर्म में आती है, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में, ऐसा प्लैंक ने कहा. लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है कि नहीं. सो लाइट के केस में जो क्वांटा है उसे हम फोटॉन कहते हैं. सो फोटॉन क्या है, इट इज द एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट. इतना समझ आ गया. सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. देखो ये जो पर्पल कलर में, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये ग्रीन कलर में मैग्नेटिक फील्ड भी है. ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जेड एक्सिस में. देखो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं, एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर है.
और ये दोनों मिल के क्या बना रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मिल के बना रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हैव सेम वेवलेंथ एंड स्पीड, है कि नहीं। देखो सेम वेवलेंथ है और स्पीड भी सेम है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये पीछे रह जा रही है, आगे सेम स्पीड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड जेड प्लेन में। Electromagnetic waves do not require any medium and can move in vacuum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में ही फ्लो कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं दे आर प्योर एनर्जी वेव, दे डू नॉट हैव एनी मास। इन वेव का कोई मास नहीं होता, ये प्योर एनर्जी वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में दिया है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देखें, किस तरह से एनर्जी होती है, किस तरह से वेवलेंथ होती है, सो इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो इनिशियली इनमें ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इनकी एनर्जी लो हो जाएंगी। सेम स्टूडेंट्स की तरह शुरू में एकदम जोश जोश से पढ़ने बैठेंगे, बट अंत तक आते आते क्या होती है, इनकी एनर्जी लो हो जाती है। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब वो स्टार्ट होती है तो हाई एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फिर धीरे धीरे लो होती है एनर्जी, है कि नहीं। तो शुरू में क्या होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ गई, लेकिन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है और लेमडा इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो जब एकदम हाई एनर्जी होती है, शुरू में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो गामा रे है, बाद में ये एक्स रे है, फिर ये अल्ट्रा वायलेट रे है, फिर इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और ये जो सेंटर में है ये है हमारी विजिबल रे। कौन सी रे है, विजिबल रे, जो हम देखते हैं, जो हमारी लाइट है। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रे क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रे क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन जो एक्स रे है, गामा रे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ। उसी तरह रेडियो वेव क्या है, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ। सो इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। सो प्लैंक्स ने क्या कहा, प्लैंक्स ने जो है कुछ फॉर्मूलाज दिए हमें एनर्जी का, स्पीड का, है कि नहीं। सो एनर्जी, उन्होंने क्या कहा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो कांस्टेंट था ये था प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है एनर्जी। सो एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एच मल्टीप्लाई बाय म्यू, ई इज इक्वल टू एच म्यू। अगर इतना समझा, अच्छा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या कोई भी स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। अगर हमने लाइट की स्पीड ली तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है वेवलेंथ, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। इतना समझ आया। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म हम सीखेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का इनवर्स होता है वेव नंबर। अगर हमने वेव लेंथ मीटर में लिए तो वेव नंबर हमें मिलता है जब आप इन्वर्स करोगे। तो एक और फॉर्मूला होता है इसका सी का, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। सो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा क्या है वेव नंबर, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर।
वेव नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हैं। E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय म्यू। अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी को और क्या लिख सकते हो, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अच्छा, अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करो, E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, तो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। अगर आपको एनर्जी निकालनी है, किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है जाउल में, तो आप क्या करोगे, 2 × 10⁻⁻25 को डिवाइड करोगे वेव लेंथ से, लेकिन जो वेव लेंथ है वो मीटर में आना चाहिए। उसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर हम बात करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। एक जाउल क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट अर्ग सेकंड में निकालना है, तो जाउल क्या होता है, 10⁻7 अर्ग, तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, सो इतना हमने निकाल लिया। एनर्जी किस तरह से निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, सो हम देखते हैं किस तरह से एनर्जी निकालते हैं किसी भी रेडिएशन की। ठीक है, सो ये हमने फॉर्मूलेज देखे। ठीक है, सो ये फॉर्मूलेज हमने देखे कि किस तरह से रेडिएट एनर्जी की मतलब किसी भी रेडिएशन की एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी वेव की एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप 12400 को डिवाइड कर दो वेव लेंथ से, जो वेव लेंथ आपका एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। अगर आपको जाउल में चाहिए तो 2 × 10⁻⁻25 को डिवाइड कर दो आप वेव लेंथ से, लेकिन वो जो वेव लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन हमें ये दे के रखा है दैट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेव लेंथ ऑफ 12,000 एंगस्ट्रॉम। अब हमें दे के क्या रखा है, हमें दे के रखा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, 12,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हमें मीटर में चाहिए आंसर तो हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए मीटर में। फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ हमें चाहिए मीटर में, तो मीटर वाले वेवलेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 × 10⁻15 विच इज़ इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। इतना समझ आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि वेव नंबर बताओ। देखो वेव नंबर क्या होता है, व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ अगर हम मीटर में ही रखना है हमें वेवलेंथ को, सो वेवलेंथ इन मीटर इज 12,000 एंगस्ट्रॉम है, तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻10। ये क्या हो गया, वेव नंबर। सो वेव नंबर क्या हो गया हमारे पास, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वेव नंबर। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सो इस तरह से हमें निकालना है। इतना समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, c बाय लेमडा। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। अभी मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताया, बस उन्हें ही रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखे रखा है दैट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जाउल्स हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को आप कैलकुलेट करो और जाउल्स में एनर्जी को आप कैलकुलेट करो। देखो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो हमें दे के रखा है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही। सो 12400 डिवाइडेड बाय 3000, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें आंसर चाहिए जाउल में। सो उसका क्या फॉर्मूला था? ये तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हमें जाउल में चाहिए एनर्जी इन जाउल, सो ये क्या था? 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीटर। सो हम कर देंगे 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ क्या हमारे पास एंगस्ट्रॉम में, तो उसे हम कर देंगे मीटर में कन्वर्ट 10⁻⁻10। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 × 10⁻18 जाउल। अगर हम और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 क्या होता है? 0.6 10⁻18 जाउल, या 6.6 × 10⁻19 जाउल। किसी भी तरह से ऑप्शन आपको देके रखे हुए होंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये देके रखा है दैट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी E इज 6000 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ इन मीटर ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी 6E। तो हमारे पास एक वेवलेंथ, एक रेडिएशन है और एक दूसरी रेडिएशन है, ठीक है। पहली रेडिएशन की जो एनर्जी वो E है और दूसरी रेडिएशन की एनर्जी है वो 6 टाइम्स ऑफ E है। पहली वाली रेडिएशन का वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? इतना वेवलेंथ है। और दूसरे वाले का जो वेवलेंथ है वो हमें पता करना है, ठीक है। सो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? हमें पता है एनर्जी E इज इक्वल टू hc/λ। सो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E जो है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। सो हमें पता है कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो हम इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करेंगे और इनके वेवलेंथ को हम कंपेयर करेंगे। सो अगर हम E को कंपेयर करें 6E से, सो यहाँ होगा लैम्डा, यहाँ होगा लैम्डा डैश। हमें लैम्डा डैश निकालना है। सो लैम्डा की वैल्यू क्या है, मतलब इस वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? E/6E इज इक्वल टू लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम। सो हम पहले एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालेंगे, फिर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है वेवलेंथ इन मीटर्स। हमें मीटर में वेवलेंथ बताओ, हमसे पूछा गया है। सो 1/6 इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो लैम्डा डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1000 एंगस्ट्रॉम। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में आ गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा डैश इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देके रखा है दैट द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेव नंबर। वेव नंबर का रेशियो बताओ। सो हमें पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, है कि नहीं? वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेव नंबर क्या होता है? इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। E is directly proportional to 1/λ, inversely proportional to lambda, but directly proportional to 1/λ. So 1/λ क्या है?
1/λ है हमारे पास वेव नंबर, ठीक है। सो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कंपेयर करो इनके वेव नंबर को। सो E1/E2 इज इक्वल टू वेव नंबर 1 डिवाइडेड बाय वेव नंबर 2। सो हम दोनों के वेव नंबर को अगर हम कंपेयर करें, सो इनके वेव नंबर का रेशियो क्या आएगा, E1 क्या है 25 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू वेव नंबर 1 डिवाइडेड बाय वेव नंबर 2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू वेव नंबर 1 बाय वेव नंबर 2। तो इनका रेशियो क्या है 1:2, इनके वेव नंबर का रेशियो। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें ये देखे रखा है दैट 10⁸ photons of certain light radiation are found to produce 3 joule energy. Calculate the wavelength in meter. So E is equal to क्या होता है हमारे पास hc/λ। ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। हमें 10⁸ फोटॉन्स की क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, जो 3 जाउल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो 3 जाउल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने फोटोन, 10⁸ फोटोन। एच की वैल्यू क्या आ जाएंगी, हमें किस में चाहिए आंसर, हाँ जाउल में है ना। सो जाउल में है तो 3 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁻−15 सॉरी -25 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीटर। तो हमें जाउल का हमें फॉर्मूला पता था ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर। हमें वो एक फोटोन के लिए था, हमें 10⁸ फोटोन के लिए चाहिए, तो हमने 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लैम्डा इन मीटर क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻18 मीटर। हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखे रखा है, अ गैस एब्जॉर्ब्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, है कि नहीं। एक गैस है जो एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, and emits into 2 radiation in which one is having wavelength of 400 nanometer. Find the wavelength of another radiation. क्या कह रहा है, एक गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस मॉलिक्यूल ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया और यहाँ से 2 रेडिएशन निकली, ठीक है। सो एक रेडिएशन की वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर, दूसरे की वेवलेंथ हमें पता नहीं है। जो E1 था उसकी वेवलेंथ थी 300 नैनोमीटर। तो हमें पता है कि ये रेडिएशन टूटी और इसने दो रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू 2। सो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 कह सकते हैं ना, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3। सो E1 क्या है hc/λ1, E2 क्या है hc/λ2, E3 क्या है hc/λ3। सो hc एक दूसरे से कटा क्योंकि hc तो कांस्टेंट है। सो 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें λ3 निकालना है। सो हम क्या करेंगे 1/300 इज इक्वल टू 1/400 प्लस 1/λ3। तो यहाँ से λ3 की वैल्यू आ जाएंगी। सो क्या होगी λ3 की वैल्यू, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/300 माइनस 1/400 इज इक्वल टू 1/λ3। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो λ3 की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताओगे, मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। ये कैसा होगा कैलकुलेट कर लेना।
कॉन्सेप्ट क्या है, एक रेडिएशन आया और दो में टूटा, इसकी पहली रेडिएशन की वैल्यू E1 थी क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाए, तो ये जो एनर्जी दो में कन्वर्ट हो गई E2 और E3 में, तो E2 और E3 को अगर आप प्लस करोगे तो हमें E1 मिल जाएगा, बस वही वाली बात है। सो ये सब आपने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम हमारे एटम्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए आज। कल की क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुझे डाउट आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। और ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, अगर आपको मुझसे बात करनी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पार्ट 2 आ जाएगा इसका, पूरी क्लास को रिवाइज करना है। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आज की क्लास के नहीं, पूरा जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।